हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का जो लेक्चर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कभी कभी कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है या फिलअप एमसीक्यू कभी आते हैं तो आते हैं। इसके अलावा वाइवा के अंदर ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है। तो आप फटाफट देखिएगा ये लेक्चर, और लेक्चर भी थोड़ा फास्ट ही होगा ताकि फटाफट अपन ये टॉपिक कवर कर पाए। देखिए, पिगमेंट्स होते क्या है। पिगमेंट्स अपने को पता है कि कलर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, पिगमेंट्स कहते हैं। जनरली पिगमेंट्स अपने को प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली 2 टाइप के पिगमेंट्स अपन देख सकते हैं। एक एंडोजीनस पिगमेंट्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, और एक होते हैं एक्सोजीनस पिगमेंट्स जो कि अपन बॉडी से बाहर से लेते हैं। बॉडी के अंदर अलग-अलग रूट से अपन उन पिगमेंट्स को लेते हैं। अब देखिए, एंडोजीनस पिगमेंट्स के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल अपन सबको पता है, जो मेलानिन जो पिगमेंट होता है, जो कि अपने स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सबसे कॉमन एग्जांपल तो मेलानिन हो गया एक तो। एक एग्जांपल आता है मेलानिन लाइक पिगमेंट्स, जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया की कंडीशन में अपने को मेलानिन लाइक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर भी मेलानिन लाइक पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अपने लिए इस लेक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स, जिसमें हीमोसिडेरिन आता है। हीमोसिडेरिन अपने लेक्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपन इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स आते हैं जैसे कि हिमेटिन, बिलिरुबिन, पोरफायरिन्स, ये सब हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स होते हैं। और एक पिगमेंट आता है लाइपोफ्यूशन। लाइपोफ्यूशन को वियर एंड टियर पिगमेंट कहा जाता है। ये बहुत बार आपके एमसीक्यू या फिलअप के अंदर पूछा जाता है कि वियर एंड टियर पिगमेंट किसे कहा जाता है, लाइपोफ्यूशन को कहा जाता है, या लाइपोफ्यूशन का एक और नाम क्या है, तो वियर एंड टियर पिगमेंट होता है। ये भी अपन पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें लाइपोफ्यूशन के बारे में अपने को पता होनी चाहिए जो अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्सोजेनस पिगमेंट्स में क्या-क्या एग्ज़ाम्पल आ सकते हैं, तो कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको अपन इन्हेल करते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें अपन इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो कुछ होते हैं जिसे अपन इंजेक्ट करते हैं, जैसे अपन टैटू वगैरह बनवाते हैं। जैसे विराट कोहली के हाथों पे आपने देखा होगा बहुत सारे टैटूज़ हैं, तो वो क्या है, वो एक्सोजेनस पिगमेंटेशन है, जो उसने टैटूइंग कराई है वो इंजेक्टेड पिगमेंट्स का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? अब देखिए, अपने को डिटेल में क्या पढ़ना है, अपने को हीमोसिडेरिन पढ़ना है। हीमोसिडेरिन जो है वो एक हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट है। अब हीमोसिडेरिन होता क्या है, उसको समझने के लिए अपने को समझना होगा आयरन के बारे में। अपने को पता होना चाहिए कि आयरन से ही रिलेटेड जो पिगमेंट है वो हीमोसिडेरिन है। होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर या अपनी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो आयरन होता है वो 2 फॉर्म्स के अंदर स्टोर करके रखता है। एक तो फेरिटिन की फॉर्म में, और एक हीमोसिडेरिन की फॉर्म में। होता क्या है कि एक्चुअल में आयरन वैसे तो फेरिटिन की फॉर्म में ही स्टोर करके रहता है, लेकिन जब फेरिटिन्स का एग्रीगेशन हो जाता है, यानी कि जब कलेक्शन हो जाएगा फेरिटिन पिगमेंट्स का, तो वो एग्रीगेशन मिलके आपके हीमोसिडेरिन बना देते हैं। अब फेरिटिन क्या होता है, तो फेरिटिन होता है कि एपोफेरिटिन प्लस आयरन जो होता है उसे अपन फेरिटिन कहते हैं। डिटेल में जब अपन अनीमिया पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी के अंदर, तब अपन एपोफेरेटिन, फेरेटिन के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएँगे। एपोफेरेटिन एक इनएक्टिव फ़ॉर्म होती है, और जब इससे आयरन अटैच हो जाता है तो वो फेरेटिन जो कि एक्टिव फ़ॉर्म होती है वो बनाते हैं, और वही फेरेटिन का जब एग्रीगेशन हो जाता है तो हीमोसिडेरिन बनता है। अब हीमोसिडेरिन कैसा पिगमेंट होता है, तो गोल्डन येलो टू ब्राउन ग्रैन्युलर पिगमेंट होता है। अब ये कलर आपको याद होना चाहिए, ये भी आपके एमसीक्यू या फिलअप या कभी-कभी वाइवा में पूछा जाता है कि हीमोसिडेरिन जो होता है वो कौन से कलर का पिगमेंट है, तो गोल्डन येलो टू टू ब्राउन ग्रैन्युलर पिगमेंट ये होता है। बन कैसे रहा है, तो अपन ने पहले ही कह दिया कि फेरेटिन के एग्रीगेट से ये बन रहा होता है। कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो ये अपन कह रहे हैं कि अपने बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर, जहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, उनके मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स के अंदर। इन सिंपल टर्म्स, आपके बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर की जो फेगोसाइटिक सेल्स होगी, वहाँ पे हीमोसिडेरिन पिगमेंट पाया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि लीवर के अंदर, बोन मैरो के अंदर, और इसके अलावा स्प्लीन के अंदर हीमोसिडेरिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है? इसके अलावा हीमोसिडेरिन अपन ने पहले ही कहा कि क्या है, आयरन से रिलेटेड है। तो आयरन अपनी बॉडी के अंदर 2 फॉर्म में स्टोर हो सकता है। एक तो फेरस फॉर्म में, यानी कि Fe+2 फॉर्म में, एक होता है फेरिक फॉर्म में, यानी कि Fe+3 फॉर्म में। तो हीमोसिडेरिन क्या है? फेरिक आयरन है, यानी कि आपके Fe+3 फॉर्म है हीमोसिडेरिन जो होता है। और आयरन जब-जब प्रेज़ेंट होता है तब-तब अपन क्या बात कर सकते हैं, अपन पर्ल स्टेन की बात कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर जब भी आयरन का स्टोरेज हो रखा है, उसको अपने को अगर डेमोंस्ट्रेट करना हो लेबोरेटरी के अंदर, तो अपन पर्ल स्टेनिंग करते हैं। पर्ल स्टेनिंग करते हैं तो पॉज़िटिव पर्शियन ब्लू रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है।
पॉज़िटिव पर्शियन ब्लू रिएक्शन देखने को मिलेगी, मतलब डार्क ब्लू कलर अपने को देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रही है कि जो फेरिक आयरन स्टोर हो रखा है, उसे अपन डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं पर्ल स्टेन से, जिसकी वजह से आपके फेरिक फेरोसाइनाइड नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू कलर होता है, यानी कि पॉज़िटिव पर्शियन ब्लू रिएक्शन होती है। अब एक्चुअल में ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड जो बना, वो बना कैसे? कि एक तो आपके Fe+3 है हीमोसिडेरिन का, साथ में पोटेशियम फेरोसाइनाइड अपन यूज़ में लेते हैं, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड होता है, और जब ये Fe+3 के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो फेरिक फेरोसाइनाइड बनाता है, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि फेरिक आयरन जो होता है वो स्टोर होता है, और यहाँ पे पॉज़िटिव पर्ल स्टेनिंग की रिएक्शन, पॉज़िटिव पर्शियन ब्लू रिएक्शन देखने को मिलती है। अब इसको मैं एक डायग्राम से आपको बता देता हूँ। ये वाला डायग्राम देखिएगा आप, कि जो कि आपके पॉज़िटिव पर्ल स्टेन देखने को मिल रही है, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये देखिए आप, जब अपन स्टेनिंग करेंगे पर्ल स्टेनिंग, तो ऐसा ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? पॉज़िटिव पर्शियन ब्लू ग्रैन्युल से पॉज़िटिव पर्शियन ब्लू रिएक्शन है, जो कि आपके आयरन के स्टोरेज को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, अगर आपके आयरन का स्टोरेज बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एक्सेसिव स्टोरेज अगर आयरन का हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो 2 मॉर्फ़ोलॉजिकल पैटर्न्स में हो सकता है। कौन-कौन से 2 पैटर्न्स? एक तो रेटिकुलो एंडोथेलियल डिपॉज़िशन हो सकता है, तो एक पैरेनकाइमेटस डिपॉज़िशन हो सकता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल डिपॉज़िशन का मतलब है कि जो डिपॉज़िशन होगा आयरन का, वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होगा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होगा, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स किस ऑर्गन की? तो जो अभी अपन ने ऊपर बोले थे, लीवर, बोन मैरो और स्प्लीन की रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर डिपॉजिशन होगा, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल डिपॉजिशन पैटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं अगर पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर, पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर आपके आयरन का डिपॉजिशन हो रहा है, तो उसे पैरेन्काइमेटस डिपॉजिशन पैटर्न कहेंगे, और पैरेन्काइमल सेल्स किसके? वही लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन के, ठीक है? अब अगर आयरन ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर हो रहा है, तो क्या-क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती है? तो 4 कंडीशंस अपने को देखने को मिल सकती है। एक तो लोकलाइज़्ड हीमोसिडेरोसिस की कंडीशन आ सकती है, एक अपन कह रहे हैं कि सिस्टमिक हीमोसिडेरोसिस की कंडीशन आ सकती है, कि एक तो लोकलाइज़्ड आ सकता है, एक सिस्टमिक आ सकता है। इसके अलावा अफ्रीकन आयरन ओवरलोड, जिसे बेंटू सिडेरोसिस भी कहते हैं, अभी देखेंगे, और एक हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन आ सकती है। क्या होता है? फटाफट समझते हैं कि लोकलाइज़्ड हीमोसिडेरोसिस के अंदर क्या होगा कि भई कोई टिश्यू उसके अंदर हेमरेज हो गया, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। तो इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुई होगी? क्योंकि आरबीसी का लाइसिस हुआ होगा। अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ हो गया। अब हीमोग्लोबिन जो है, सपोज़ ये टिश्यू था, इसके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया, अब ये हीमोग्लोबिन जो था वो रिलीज़ हो गया, अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे रिलीज़ हो गया। नाउ दिस हीमोग्लोबिन विल बी टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस, कि मैक्रोफेज उस हीमोग्लोबिन को लेगी, और आपके मैक्रोफेजेस क्या करेगी? हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करेगी, और ब्रेकडाउन करने के बाद में उसे स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिडेरिन, जिससे अपन क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड हीमोसिडेरोसिस कहेंगे। ऐसा अपने को कब-कब देखने को मिल सकता है? तो ब्लैक आई ऑर्गेनाइजिंग हेमेटोमा के अंदर देखने को मिल सकता है, ब्राउन इंड्यूरेशन लंग्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब ब्राउन इंड्यूरेशन लंग्स के अंदर होता क्या है कि आपके थोड़ा बहुत हेमरेजेस देखने को मिलेंगे माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर। नहीं याद रखना है अपने को, कुछ एग्जांपल याद रखो, तो ब्राउन इंड्यूरेशन लंग याद रख सकते हो, जो कि लोकलाइज्ड हीमोसिडेरोसिस का एग्जांपल है। अब ये जो आपके ब्राउन इंड्यूरेशन लंग हो रहा है, इसके माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो अपने को हार्ट फेलियर सेल्स देखने को मिलेगी एल्विलाई के अंदर, ठीक है? और ये जो हार्ट फेलियर सेल्स होती है, वो ही आपके एक्चुअल में हीमोसिडेरिन लाडिन एल्वियुलर मैक्रोफेजेस होते हैं। मतलब जिन मैक्रोफेजेस के अंदर हीमोसिडेरिन प्रेजेंट होता है, वही वाले मैक्रोफेजेस होते हैं। हार्ट फेलियर सेल्स जो होती है, वो अपने को इसके माइक्रोस्कोपी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे सिस्टमिक हीमोसिडेरोसिस के, जिसे जनरलाइज्ड हीमोसिडेरोसिस भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स इसके देखो, तो एक तो क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया आ सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब ही है कि आपके हीमोलिसिस वहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 तरीके का हीमोलिसिस होता है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। ये जब अपन हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ेंगे, तब अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अंदर भी आपको सिस्टमिक हीमोसिडेरोसिस देखने को मिल सकता है। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अलावा अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस की कंडीशन के अंदर भी सिस्टमिक हीमोसिडेरोसिस देखने को मिल सकता है। एक आता है अफ्रीकन आयरन ओवरलोड, जिसे बेंटो सिडेरोसिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक अननोन जीन, कौन सा जीन है पता नहीं है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता, कि एक अननोन जीन का कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डाइटरी आयरन एक्सेस अपने को देखने को मिल रहा है, कि आयरन ही जो है
वो ज़्यादा लिया जा रहा है। क्योंकि एक अननोन जीन का म्यूटेशन हो जाता है तो आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो डाइटरी आयरन कंजम्पशन बढ़ जाता है अफ्रीकन आयरन ओवरलोड के अंदर, जो कि अफ्रीकन ट्राइब्स के अंदर देखने को मिलता है। एक ट्राइब होती है बेंटू ट्राइब, उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इसे बेंटू सिडेरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। देखिए, सबसे कॉमन और क्लासिकल फॉर्म जो है हीमोसिडेरोसिस की, वो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस ही है। इसको थोड़ा बहुत आप चाहो तो याद रख लो, इससे पहले वालों को एज़ सच आपको कुछ याद रखने की उसमें ज़रूरत है नहीं। कि देखिए, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर हो क्या रहा है कि एचएफई जीन के अंदर म्यूटेशन होगा। अगर एचएफई जीन के अंदर म्यूटेशन होगा, तो आयरन का इंटेक तो नॉर्मल है, जितना आयरन आप ले रहे थे उतना ही है, बट जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, वो बढ़ जाता है। और जब ऐसा होगा तो वही बात है कि आपके लीवर, पैंक्रियाज़, हार्ट और किडनी की पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर आयरन का डिपोज़िशन होने लगेगा। यानी कि यहाँ पे आपको कौन-सा पैटर्न देखने को मिलेगा? पैरेन्काइमल डिपोज़िशन वाला जो पैटर्न है, वो देखने को मिलेगा हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन के अंदर। और इस कंडीशन के अंदर ट्रायड्स ऑफ फीचर देखने को मिलते हैं। अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ट्रायड ऑफ फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन को पिगमेंटरी लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस पढ़ेंगे तब एक बार फिर से ये चीज़ आएगी, लेकिन इसे पिगमेंटरी लिवर सिरोसिस कहते हैं, जिसमें ट्रायड ऑफ फीचर्स 3 फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से? पहला तो पैंक्रियाटिक डैमेज। पैंक्रियाटिक डैमेज अगर होगा तो वही बात है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन आएगी। और तीसरा फीचर आता है स्किन पिगमेंटेशन। 3 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप वैसे देखो तो एसपीडी करके आप याद कर सकते हो कि स्किन पिगमेंटेशन, फिर पैंक्रियाटिक डैमेज, जिसकी वजह से क्या आता है, आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन आती है। और इसको अपन ब्रॉन्च डायबिटीज़ कहते हैं। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्च डायबिटीज़ कभी-कभी पूछा जा सकता है। तो ब्रॉन्च डायबिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है? आपके पैंक्रियाटिक डैमेज, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है? इसके अलावा ये वाला डायग्राम आप देखिए कि कभी-कभी स्पॉटिंग के अंदर ये डायग्राम रखा जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि एचएनए स्टेन के अंदर ये जो आपको गोल्डन कलर के, जो गोल्डन ब्राउन कलर के ग्रैन्युल्स देखने को मिल रहे हैं, वो किस चीज़ के हैं? तो वो हीमोसिडेरिन के पिगमेंट्स। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर के जो पिगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेजेस। तो ये कभी-कभी स्पॉटिंग में ये डायग्राम ज़रूर रखा जा सकता है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर है किस चीज़ का? तो अपन कहेंगे हीमोसिडेरिन पिगमेंट है। ठीक है? हीमोसिडेरिन के बाद नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे लाइपोफ्यूशन की। देखिए, लाइपोफ्यूशन को अपन वियर एंड टियर पिगमेंट कहते हैं। इसके अलावा इसे लाइपोक्रोम भी कहा जाता है। कैसे कलर का ये पिगमेंट है? तो अपन कहेंगे येलोइश ब्राउन पिगमेंट होता है ये। इंट्रासेल्युलर फाइनली ग्रैन्युलर पिगमेंट ऑफ द लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को ये पता होना चाहिए कि येलोइश ब्राउन ये पिगमेंट होता है। और जनरली ये पाया कहाँ पे जाता है? तो ओल्ड एज की एट्रोफिड सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए इसे वियर एंड टियर पिगमेंट कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लाइपोफ्यूशन जो है ना, वो आपके टिश्यूज़ का गार्बेज है, जिसे फेंका नहीं गया है। कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो अपनी सेल्स भी ये करती है कि भाई गाड़ी वाला आता है, वो घर से कचरा निकाल देते, बट फिर भी कुछ कचरा बच गया। वो कचरा एक्चुअल में लाइपोफ्यूशन है। वो कचरा ही लाइपोफ्यूशन है, जो कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, तो वैसे-वैसे टिश्यू के अंदर बहुत से सेल्स का क्या होगा? डैमेज होगा, बहुत से सेल डेथ होगी, बहुत से सेल्स नए बनेंगे, तो वियर एंड टियर चलता रहेगा। एज जैसे-जैसे बढ़ेगी, वही आपके टिश्यू के अंदर सेल्स का वियर एंड टियर चलता रहेगा। लेकिन लाइपोफ्यूशन इकट्ठा होता रहेगा। क्योंकि ये क्या है? ऐसा गार्बेज है जिसे फेंका ही नहीं गया है। और एज के साथ में क्या होगा कि लाइपोफ्यूशन जो होगा, वो टिश्यू के अंदर कैसा कलर देने लगेगा? येलोइश ब्राउन कलर का एक पिगमेंट अपने को देखने को मिलेगा, जिसे अपन लाइपोफ्यूशन कहते हैं। इसलिए इसे वियर एंड टियर पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि ओल्ड एज के एट्रोफिड सेल्स के अंदर जो डैमेज सेल है, जो डेथ सेल है, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब लाइपोफ्यूशन अपने को कब-कब देखने को मिल सकता है? तो एक तो मायोकार्डियल फाइबर्स ऑफ द ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। कि जो आपके ब्राउन एट्रोफी ऑफ हर्ट होती है, उसके अंदर कौन-सा पिगमेंट देखने को मिलेगा? लाइपोफ्यूशन देखने को मिलेगा। ये कई बार एमसीक्यू या फिल अप आ सकता है। इसके अलावा हेपेटोसाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा एज के साथ में, या न्यूरॉन्स के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे कि सेनाइल डिमेंशिया वगैरह के अंदर। मेनली आपको ब्राउन एट्रोफी ऑफ हर्ट याद रखना है। जब इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो पिगमेंट अपने को कैसा देखने को मिलेगा? कॉर्स गोल्डन ब्राउन ग्रैन्युलर पिगमेंट देखने को मिलेगा। जनरली कहाँ एक्यूमुलेट होगा? तो आपके सेल के सेंट्रल पार्ट के अंदर ये एक्यूमुलेट होता है अराउंड द न्यूक्लियस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हार्ट मसल्स के अंदर अपन देखें तो जो चेंज होता है, वो किससे एसोसिएटेड होता है? जनरली वेस्टिंग ऑफ मसल्स से ये चेंज एसोसिएटेड होता है हार्ट के केस में, इसलिए इसे ब्राउन अट्रोफी कहा जाता है। ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तब आप समझ जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे
तो आपको लाइपोसुशन कैसा दिखेगा? इंट्रालाइसोसोमल इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा इन पेरीन्यूक्लियर लोकेशन। ये डायग्राम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्राउन एट्रोफी ऑफ हर्ट का डायग्राम है। ये भी स्पॉटिंग में कई बार रखा जा सकता है कि आप बताइए ये क्या है? तो अपन कहेंगे ब्राउन एट्रोफी ऑफ हर्ट है। ढंग से देखो, ये रेड कलर आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डायग्राम बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये रेड कलर अब आपको दिख रहे हैं? ये देखिए, ये जो रेड कलर है, वो लाइपोफ्यूशन के ग्रेन्यूल्स है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है? लाइपोफ्यूशन ग्रेन्यूल्स है, जो कि इंट्रालाइसोसोमल इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स है, जो कि पेरीन्यूक्लियर लोकेशन में है। पेरीन्यूक्लियर लोकेशन का मतलब है कि भई ये न्यूक्लियस है सपोज़, ये आपके न्यूक्लियस है सपोज़, न्यूक्लियस के जस्ट पास में यहाँ पे जो प्रेज़ेंट है वो पेरीन्यूक्लियर लोकेशन हो गई। तो ये लाइपोफ्यूशन की बात करी, जिसे अपन वियर एंड टियर पिगमेंट कहते हैं, ब्राउन एट्रोफी ऑफ हर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये डायग्राम, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर गाइस। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूज़फुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नोट्स हो वो आपको मिलते रहे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी लेक्चर्स हो वो आपको मिल जाए और आप पैथोलॉजी बहुत आराम से कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।